पहली हेडिंग दे दें, इसमें सब हेडिंग दें फर्स्ट वन, इसमें आप फर्स्ट वन सब हेडिंग दें जी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या हैं जी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इस सब हेडिंग का मकसद क्या है? मकसद ये है, कभी कभार आपको यूं कोई सवाल दे देता ना, मसलन के 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप इधर से शुरू हो जाते हो 2 + 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8। बज़ाहिर तो गलती नहीं है, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की एक तरतीब होती है ना। आपको पता है, स्कूल वाला टीचर कहता था ना, मैं बट मैथ्स लिख लो, हाँ, कोई कहते थे डी मैथ्स लिख लो, याद रखने के लिए बताते थे ना कि पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये तरतीब होती थी ना। तो इधर क्या किया है, पहले एडिशन कर डाली, हालांकि मल्टीप्लिकेशन पहले करनी चाहिए थी। 2 × 2 4, 4 + 2 is 6, 6 is the correct answer, 6 is the correct answer। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक छोटा सा सवाल लिखें जरा, मैं सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपसे यूज करवा लूं, मैं सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपसे यूज करवा लूं। आप लिखें जरा, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 - 7। मैं इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर लूं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलें जी। पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, बाकी इसी तरह चलाओ ना साथ। 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 - 7 इज -2 ना, 5 - 7 इज -2। भाई बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वो लगाया जाता है ना, राइट। मजीद चलाओ जी इसको। अब डिवीजन का नंबर, ये ब्रैकेट पहले मैं सॉल्व कर लूं। 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू माइनस -2। अब किसका नंबर है जी? डिवीजन का। और भाई ये सामने है ना, बट मैथ्स लिखा हुआ है, अब डिवीजन का नंबर है, तो डिवीजन अप्लाई करो जी। तो क्या बनेगा? 2 + 3 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइड बाई 2 इज 1 -2। अब मल्टीप्लिकेशन का नंबर है ना इसके बाद, ये देखो, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो। 2 + 3 × 1 इज 3 -2, ये कट जाएगा, तो आंसर इज 3। तो ये छोटा सा सवाल सॉल्व करने का इधर आपके सामने मकसद क्या था? मकसद ये था, आइंदा आपको ये बात याद रहे कि जब भी आप सवाल हल कर रहे हो, किसी जगह मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की ये तरतीब इस्तेमाल हो रही है, आपको पता हो यार पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेट किया जाता है, ये याद रखने के लिए लिख लिया करो। उधर ना लिखना। आप अक्सर में मॉक एग्जाम में देख रहे हो तो अक्सर स्टूडेंट्स लिख देते हैं सर अकॉर्डिंग टू बट मैथ्स। व्हाट इज बट मैथ्स? बट मैथ्स इज नॉट अ मैथमेटिकल फार्मूला। उधर मत लिखो पेपर में, ये तो आपको याद रखने के लिए बताया जाता है। इज इट क्लियर? पहली सब हेडिंग आपको वाजे हुई जी। नेक्स्ट एक और सब हेडिंग दो, एक और सब हेडिंग दो। अच्छा, इसमें से मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, आप जरा लिख लें अपने पास, अपने पास आप लिख लें जरा। CSS 20 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, ये 5 मार्क्स का इसमें से आ गया था। हालांकि देखो ये सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ टॉपिक, लेकिन हम वैसे एहतियातन पढ़ते थे इसको, ठीक है। तो इसका फायदा CSS 20 में हो गया। देखो CS मैंने वाजे क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया, CSS 20 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, यही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरतीब चेक करना, उसने 5 नंबर का सवाल दे दिया था। हालांकि ये हम कोई प्रॉपर टॉपिक तो नहीं पढ़ रहे ना, बेसिक्स पढ़ रहे, तो उन्हीं बेसिक्स का CSS 20 वालों को फायदा हो गया, इधर 5 मार्क्स इसमें से आ गया। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग नंबर 2 कर लो जी, सब हेडिंग नंबर 2 करो। उसमें भी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, उससे भी बचना है। तो लिखो डिवीजन ऑफ
डिवीजन ऑफ 4 and 3 numbers, डिवीजन ऑफ 4 and 3 numbers, 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन, 4 या 3 नंबर्स की डिवीजन। इसमें भी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, तो इससे भी बचना है हमने। देखिएगा जी, 4 नंबर्स की डिवीजन, मसलन मैं कहूं कोई 4 रकमें a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी, इस तरह से कोई सी 4 रकमें हों, तो इसको आप कैसे टैकल करोगे? यूं टैकल करने, a बाई बी मल्टीप्लीकेशन में बदल के, ये जो नीचे है ना दोनों रकमें नीचे वाली, इनको तरतीब में बदल देते हैं, रकम पलट देते हैं, c बाई डी है तो d बाई सी कर देते हैं। और यहां फिर स्टूडेंट गलती करता है, a को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b को d के साथ। मैं पूछता हूं क्यों? कहते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई। और भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये होता है भाई a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, बीच में इक्वल हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कौन सा क्रॉस है? इसको देखते हुए ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। ये सिंपल मल्टीप्लाई है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो a को d के साथ a डी, b को c के साथ b सी। ठीक है जी। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं, देखो इधर मैं बोलूं 2 बाई 3 ओवर 4 बाई 7, यूं एग्जांपल दे दूं। कहीं आपके साथ 4 रकमें ऐसे लिखी हुई आए आपके सामने, तो आप इसको यूं करोगे 2 बाई 3, ये नीचे वाली रकम को पलट देते हैं मल्टीप्लिकेशन में करके 4 बाई 7, 7 बाई 4 करो, तो क्या बनेगा 14 बाई 12, काटो तो 7 बाई 6। ये मेरी मुराद है कि आपके पास कहीं भी ऐसे 4 रकमें आ रही हैं, और भाई आगे हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो टॉपिक्स के अंदर जाहिर है हमें कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी ना। तो कहीं भी ऐसी कैलकुलेशन से आपका वास्ता पड़े, आपको पता हो यार 4 रकमों को किस तरह टैकल करते हैं। अब ये ना हो कि 4 रकमें आ जाएं, आपको सवाल हल करना भी आता हो, कैलकुलेशन ही ना करनी आती हो कि 4 रकमों को कैसे टैकल करें, तो इसलिए ये बताया। ठीक है। इसी तरह 3 रकमों की डिवीजन कहीं हो, 3 रकमों की डिवीजन हो कहीं, तीन रकमों की डिवीजन जी, मसलन देखना इधर a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी, ऐसे कोई 3 रकमें हो ना, जो मैथ का बैकग्राउंड रखते हैं वो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं a बाई बी सी, b को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आती तो आप यूं कर लिया करो, a बाई बी होल डिवाइड बाई सी, इसके नीचे खुद 1 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना भाई, तो 1 से डिवाइड कर लिया तो 4 रकमें बन जाएंगे ना। 4 रकमों को टैकल करना भी जो सीखा है हमने, कैसे टैकल करते होते हैं, a बाई बी मल्टीप्लिकेशन में बदल के c बाई 1 है तो 1 बाई सी कर लेना। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, a को 1 के साथ a, b को c के साथ b, c। वही नहीं है जो मैथ वाले डायरेक्ट लिख लेते। बात समझे हो? मुझे बताओ सब हेडिंग नंबर 2 सबको क्लियर हो गई यहां तक कि ये गलतियां आप नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। नेक्स्ट एक और सब हेडिंग दो जी, एक और सब हेडिंग दो, सब हेडिंग नंबर 3 कर लें। सब हेडिंग नंबर 3 आप लिख लें पावर्स। सब हेडिंग नंबर 3 है पावर्स। इसमें भी गलतियां होती हैं तो उससे भी बचना है हमने। पावर्स के बारे में पहला पॉइंट लिखो, व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन powers are added up. When bases are same in multiplication, powers are added up. जल्दी से लिखो जी पॉइंट।
मिसाल देता हूं, इधर x हो इसके ऊपर a, इसके ऊपर इधर x है इसके ऊपर हो b। ये जो नीचे है ना इसको कहते हैं बेस, ये जो ऊपर है इसको कहते हैं पावर। When bases are same and multiplication powers are added up, तो ये नीचे बेस x है इधर भी x, मल्टीप्लिकेशन में सेम है बेसिस, पावर्स ऐड कर दो। मेरी मुराद है x की पावर में a प्लस b लिखते हैं इसको, यानी इसको सिंगल में लिखना हो ना यूं लिखते। मैं एक मिसाल और देता हूं, देखो इधर मैं कहता हूं y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 5, यूं लिख दूं। इसको सिंगल में लिखना है, बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लिकेशन, देखो ना y बेस y बेस y बेस, पावर्स आर एडेड अप, तो सिंगल में यूं लिखेंगे इसको, y की पावर में 3 और 2 5, 5 और 5 10, y की पावर 10, यूं लिखेंगे। आप मेरा पॉइंट समझे कि बेसिस सेम हो किसी भी जगह कैलकुलेशन करते हुए तो आप पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं जब भी सिंगल में लिखना हो। इधर अक्सर स्टूडेंट्स की गलती होती है, अक्सर ऐसे कर देते हैं, कहते हैं x की पावर 2 में ले दे दूं ना y की पावर 3 यूं लिख दूं ना, वो x के ऊपर भी 5 लिख के ले आते हैं या y के ऊपर 5 लिख के ले आते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों सर हमने बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड आप ये वाला रूल लगाया है। और भाई इधर बेस सेम है ही नहीं तो कैसे ये वाला रूल लगाया? इधर बेस है x है, इधर y है, तो कैसे लग सकता है ये रूल? बेस सेम हो तो तब पावर्स ऐड करते हैं, तो ये मत करो इधर। फिर अगला सवाल करते हैं सारे इसको किस तरह हल करें। आप इसको ना हल करें, रहने दें। हाँ, जो चीज मैथ में हल नहीं होती उसको जबरदस्ती तो नहीं हल करना होता ना भाई, आप इसको इसी तरह रहने दो, x की पावर 2 y की पावर 3, बस। जब बेस सेम है तो तब पावर ऐड करने, जब वाज़ेह जो लिखा है। ये सेम ही नहीं है तो हम किस तरह ऐड कर लें, जबरदस्ती ऐड करें क्या? मुझे बताओ, पहला पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को पावर से रिलेटेड, कि ये मिस्टेक ना हो आपसे? जी ओके जी। नेक्स्ट, सब एडिंग ना बदलना, अभी वही है, सब एडिंग वही है अभी 3, उसी में पॉइंट नंबर 2 लिख लें आप। सब एडिंग अभी मैंने नहीं बदली, वो तो वही चल रही। इसमें पॉइंट नंबर 2 लिख लें। पॉइंट नंबर 2 आप लिखें, व्हेन न्यूमरेटर इज शिफ्टेड टू डिनोमिनेटर and vice versa. Signs of the powers are changed. आप रूल लिखे, मैं फिर समझा देता हूं कि ये वाली मिस्टेक भी आपसे नहीं होनी चाहिए। जल्दी अच्छा जी, अब इधर देखिएगा जरा बोर्ड पे, मिसाल से समझाता हूँ। यही पॉइंट, एक्स इसके ऊपर हो जी -2, इधर नीचे y है, y के ऊपर हो जी 3। ये जो पूरी चीज है ना डिवीजन से ऊपर, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो पूरी चीज है डिवीजन से नीचे, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिवीजन से ऊपर न्यूमरेटर, डिवीजन से नीचे डिनोमिनेटर। अच्छा, अब मैंने ये कहा है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो पावर का साइन चेंज करना है। मतलब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, x की पावर +2 लिखूंगा, फिर
एक्स की पावर +2 लिखूंगा, क्यों, ऊपर -2 थी ना पावर, साइन चेंज होगी। y की पावर +3 ऊपर लेके जाऊंगा तो y की पावर -3 लिखूंगा, ये मेरी मुराद है। यानी जब भी आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर का साइन चेंज किया जाता है। साइन चेंज करने का मतलब है पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देते हैं। बात समझ गए आप? मैं एक और मिसाल देता हूं इसी के लिए। मैं कहूं x की पावर 3, इधर मैं कह दूं x की पावर -5। ये एक और मिसाल देता हूं। ये ऊपर वाली चीज न्यूमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर। मैं चाहता हूं अब डिनोमिनेटर शिफ्ट करूं, न्यूमिनेटर को उधर ही रखूं। अच्छा न्यूमिनेटर नहीं शिफ्ट करना तो फिर इसका साइन भी चेंज ना करो ना, पावर का उसी तरह रहने दो। हाँ डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाना चाहते हो तो x की पावर +5 लिखोगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके। अब वो पहले वाला रूल नहीं लग जाएगा, बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, अब x की पावर 8 हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को देने का मकसद ये है कि जिस जगह आप चाहते हैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, वहीं साइन चेंज करना है। जैसे पहले वाली एग्जांपल में मैं दोनों को शिफ्ट करना चाहता था तो दोनों के साइन चेंज, इसमें मैंने एक को नहीं शिफ्ट किया तो उसका साइन भी नहीं चेंज किया। देखो जिसको शिफ्ट किया तो उसका साइन चेंज। ठीक है, तो जब आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे पावर का साइन चेंज करेंगे। अच्छा भला जरूरत क्या है ऐसा करने की? कभी कभार हमें आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, कभी कभार हमें आंसर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, उसके लिए हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ता है या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसलिए फिर हम ये रूल लगा रहे होते हैं। ठीक है, कहीं भी कैलकुलेशंस के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा हमें करना पड़ता है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ जाता है या डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो फिर जब शिफ्टिंग करनी है तो आपको पता है यार किस रूल के तहत शिफ्टिंग करेंगे, तो पावर का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सब हेडिंग ना बदलना, अभी वही चल रही है थर्ड वाली सब हेडिंग। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 3 लिख लें, x के ऊपर स्क्वायर रूट, कहीं यूं हो ना तो x के ऊपर स्क्वायर रूट, इसको यूं लिखना है x की पावर में 1/2। स्क्वायर रूट इसलिए इधर बता दिए चूंकि हम पावर्स वाली सब हेडिंग कर ही रहे हैं, तो जब पढ़ रहे हैं पावर्स वाली सब हेडिंग तो स्क्वायर रूट भी तो पावर में लिखा जाता है ना 1/2। ठीक है, तो इसी तरह एक और पॉइंट भी लिख लें, पावर आना पावर, पावर आना पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर आना पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। इस बात का क्या मतलब है? देखो x के ऊपर 2 हो ना, ऊपर पावर 3, पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड, x की पावर 6। मैं कहूं x की पावर 4 ऊपर पावर 2, पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड, तो x की पावर 8। ये मेरी मुराद है, पावर के ऊपर पावर हो, पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो सिंगल में जब लिखने। बात समझे आप? अच्छा इधर एक और चीज भी वाजे कर दूं मैं, कभी यूं विदाउट ब्रैकेट लिखा हो ना, ये रूल तो इसके लिए लिखा ना, मसलन 2 की पावर 3 लिखो विदाउट ब्रैकेट, उसका ये मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये नीचे वाले नंबर को उतनी दफा आपस में मल्टीप्लाई। मैं बोलूं 4 की पावर 2, इसका मतलब होगा 4 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, विदाउट ब्रैकेट कभी यूं हो ना, इसका ये मतलब लेना। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखो एक और पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 करो, लिखो फ्रैक्शन। देखो सब हेडिंग तो 3 चल रही है ना अभी तक, अब सब हेडिंग नंबर 4 कर रहे हैं आप। ये तो सब हेडिंग नंबर 3 के आगे पॉइंट्स थे,
नेक्स्ट आप कर रहे हैं सब हेडिंग नंबर 4, आप लिखें फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन क्या होता है जी? ये फ्रैक्शन होती है जी 1/2, 1/3, 1/4, दीज आर फ्रैक्शंस। मतलब कि नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हों। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। हेडिंग 1 और 2, हेडिंग 1 और 2 प्लीज ग्रुप में शेयर कर ले अरसलान खटक। अच्छा, इसको कोई ग्रुप में शेयर कर रहा है? ये काफी सियाना है अरसलान खटक। हाँ, मुझे नहीं बोला इसने, इसको पता था। अच्छा अच्छा, एक चीज का ख्याल रखो, जब आप लेट आएंगे ना, क्योंकि काफी क्लासें मेरे साथ चलना है आपने, जब भी आप लेट आएंगे तो चूंकि ये आपका तो इन कैंपस नहीं है, ये ऑनलाइन ही चलेगा ना, तो जब आप लेट आएंगे या आपके नेट का मसला होगा तो मुझे नहीं कहना। ओवरऑल क्लास के नेट का मसला होगा तो वो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। लेकिन आपके नेट किसी का इंडिविजुअल मसला होगा तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए ये बता रहा हूं कि चंद दिन पहले मैं पिंडी कैंपस का कोई भाई था वेस्ट्रिश में शायद, हाँ सही है, मैं जनरल बता रहा हूँ। तो कोई स्टूडेंट ऐसे ही आया था, कोई 1-1.5 घंटा लेट आया और आते ही उसने, मैंने खुद ही उसको एडमिट किया, तो मुझे तो पता था ये अभी इंटरव्यू है, तो 1.5 घंटा लेट आके मुझे कहते सर इसको रिपीट कर दें। इस तरह तो नहीं ना होता, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये आपको शेयर करेंगे अरसलान खटक। चलें वापस आए जरा सब हेडिंग नंबर 4 पे, और कुछ इन सब हेडिंग से ज्यादा जरूरी बातें हमने डिस्कस की हैं कुछ पहले लेक्चर में। हाँ, वो सारी चीजें डिस्कस करो इनसे, बाद में क्लास के बाद डिस्कस करो। अच्छा, अब हम फ्रैक्शंस पे बात कर रहे हैं जी। फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शन हम मैथमेटिकली कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हो। न्यूमरेटर हम समझते हैं आप किसको कहते हैं, ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं तो ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन। मैथमेटिकली तो ये मतलब है। फिजिकली क्या मतलब है? फिजिकली क्या मतलब है? फिजिकली मतलब है एक चीज के दो बराबर हिस्से, एक चीज के दो बराबर हिस्से। 1/3 मीन एक चीज के 3 बराबर हिस्से। बोर्ड पे देखना जरा, लेट से ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मैं बोल रहा हूं 1/2 मतलब एक ही बॉक्स के दो बराबर हिस्से, इसका ये मतलब है फिजिकली। 1/3 एक चीज के 3 बराबर हिस्से, मतलब एक ही बॉक्स के 3 बराबर हिस्से। 1/3, 1/3, 1/3। मैं बोलूं 1/4 मतलब एक ही बॉक्स के 4 बराबर हिस्से, कुछ यूं होगा ना, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। आपने एक बात नोट की है, आपने एक बात नोट की है कि जब डिनोमिनेटर 2 था, बॉक्स का पार्ट इतना बड़ा था, देखो 1/2 इतना बड़ा पार्ट है। 1/3 किए, जो ही डिनोमिनेटर हमने बढ़ा दिए बॉक्स और छोटा हो गया। मैंने 4 किया, डिनोमिनेटर बॉक्स और छोटा होता जा रहा है। मैं 5 करूंगा तो 1/5 बॉक्स और छोटा, 1/6 बॉक्स और छोटा, 1/10 बॉक्स और छोटा, 1/100 बॉक्स और छोटा, 1/1000 बॉक्स और छोटा, करते करते मैं अगर यूं कर लूं 1/infinity, बॉक्स तो छोटा होते तो जीरो को अप्रोच करेगा। व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है मैथ में, ये नहीं पता क्या है, ये नहीं पता क्या है, बस बहुत बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे, बहुत बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो ये बॉक्स तो छोटा होते तो जीरो को अप्रोच करेगा। क्यों भाई? देखे ना, जब 2 से डिवाइड किया बॉक्स इतना बड़ा था पार्ट उसका, 3 से किया और छोटा, 4 से किया और छोटा,
1/1000 और छोटा, 1/5000 और छोटा, 1/infinity, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करें तो बॉक्स बहुत छोटा होते होते जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, इसी को आप यूं भी लिख सकते हो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसी को आप यूं भी लिख सकते हो। ठीक है जी। शेख सलमान 2/6 को आप शार्ट करो ना, काटो कसरें तो 1/3, एक चीज के 3 बराबर इसे। ठीक है, या 2/3 अगर आप कहना चाहते हो तो 2/3 का मतलब है दो चीजों के 3 बराबर हिस्से करने। अब दो चीजें उनके 3 बराबर हिस्से करने, फिजिकली ये मतलब। अब पेपर में सवाल क्या पूछता है इससे, ये तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है, फ्रैक्शन कहते किसको हैं, फिजिकली क्या मतलब है, मैथमेटिकली क्या मतलब है। अब पेपर में क्या सवाल पूछता है, पेपर में आपको 2 या 3 फ्रैक्शन देता है, देके कह देता है बताओ कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं 1/2 बड़ी फ्रैक्शन है या 1/3, तो आप क्या बताओगे जी? 1/2 बड़ी फ्रैक्शन है या 1/3 बड़ी फ्रैक्शन, आप क्या बताओगे? 1/2 बड़ी फ्रैक्शन है। क्यों? देखें ना, अभी मैंने इरेज नहीं किया, 1/2 ये बड़ा पार्ट है ना, इसका लार्जर पार्ट है, 1/3 तो स्मॉलर पार्ट हो गया। 1/2 बड़ा पार्ट है, 1/3 तो छोटा है। ठीक हो गया, ये तो हम देख ही पहचान जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कोई फ्रैक्शन आपको देख के पता ही ना चल रही हो कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, तो फिर क्या करोगे? उसके लिए फिर आप 2 पॉइंट्स लिख लो जी। मैं कह ये रहा हूं कि आपको देख के ना पता चल रहा फ्रैक्शन कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो फिर उसके लिए 2 पॉइंट्स लिखो। आप लिखें मेक द डिनोमिनेटर सेम, make the denominators same by multiplying with a suitable number, multiplying with a suitable number। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, दोनों में समझाता हूं, लिखो नाउ larger the numerator larger is the fraction, larger the numerator larger is the fraction। आप दोनों पॉइंट्स लिखो, मैं समझा देता हूं फिर। पॉइंट्स जब दोनों लिख लो तो मुझे बताओ, फिर मैं समझाऊं। अच्छा जी, मेरी बात सुनिएगा जरा इधर। मैंने कहा ये दोनों पॉइंट्स करने की जरूरत ही है। जब आपको देख के फ्रैक्शंस ना पता चल रही हो कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आप ये 2 पॉइंट्स करेंगे। क्यों ये 2 पॉइंट्स करेंगे भाई? इसलिए कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर कैलकुलेटर होता तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके चेक ना कर लेते फौरन। और भाई कैलकुलेटर अलाउड होता तो फिर हम फौरन डिवाइड करके ना चेक कर लेते कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, फौरन पता चल जाता। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर हमें मैनुअली सीखनी है ना चीजें, इसलिए फिर हम मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कैलकुलेटर तो नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा जरा इधर पॉइंट समझें।
मेक द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर समझती हो ना, डिवीजन से नीचे, मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर। डिनोमिनेटर सेम करने लगे हम जी, देखना इधर, ये 3 मैंने एग्जांपल लिखी है जी, डिनोमिनेटर सेम करने लगा हूं मैं, नीचे इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे डिनोमिनेटर होता है ना 21, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 21, इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 21, डिनोमिनेटर सेम करने चले हैं ना, तो डिनोमिनेटर सेम किया हमने सूटेबल नंबर से, ये सूटेबल नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन एक मसला हो गया है, एक मसला हो गया है कि डिनोमिनेटर तो सेम करने के चक्कर में हम अपना सवाल चेंज कर बैठे, ये सवाल चेंज हो गया है। देखो 2/21 है, 4/21 है, इधर 2/21 है। हमें तो ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और दिया था, हमें तो ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और दिया था। ईमान जफर, मैं थोड़ी देर में एलसीएम की तरफ आता हूं, अभी मैंने एलसीएम का नाम नहीं लिया, इसलिए एलसीएम का वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, थोड़ी देर बाद मैं अगली हेडिंग में आता हूं। अच्छा, तो मैंने ये कहा डिनोमिनेटर तो सेम कर लिया हमने, लेकिन सवाल चेंज हो गया, सवाल को चेंज होने से बचाना है। एक ही तरीका है फिर, जैसे नीचे मल्टीप्लाई किया ना ऊपर भी करो ना, फिर हम तो सिर्फ यही कर रहे थे, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई, क्योंकि वाज़ेह लिखा मेक द डिनोमिनेटर सेम, लेकिन सवाल चेंज हो गया था, उसको चेंज होने से बचाना था, फिर ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ना, ताकि ओवरऑल ये कट जाए, सवाल पे भी फर्क ना पड़े और जो चीज हम चाहते हैं वो भी हो जाए। इधर भी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये नीचे हुआ सूटेबल नंबर, ऊपर क्या चीज है, ऊपर वाला नंबर हमें मजबूरन मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ये है, मैं इसको उर्दू में लिख दूं ना अगर आपके सामने, तो ये मजबूरी बन गई थी हमारी, है, और ये तो हम नहीं करना चाहते थे, मजबूरन मल्टीप्लाई करना पड़ गया, क्यों, सवाल चेंज हो गया था ना, ठीक है। अब जरा दूसरा पॉइंट पढ़ो जरा, देखो इधर, नाउ लार्जर द न्यूमरेटर लार्जर द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए ना, अब जिसका न्यूमरेटर लार्जर है वो फ्रैक्शन लार्जर होगी। जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 14/21, 12/21, 2/21। अब मुझे बताओ पहला, दूसरा या तीसरा किसका न्यूमरेटर लार्जर है, न्यूमरेटर किसका लार्जर है तीनों में से, फर्स्ट वाले का। इसका मतलब ये न्यूमरेटर लार्जर है तो ये फ्रैक्शन लार्जर होगी। यहां स्टूडेंट फिर गलती करता है, इसी को लेकर आते हैं सर 14/21 इज लार्जर। और भाई 14/21 लिखना ये नहीं है, लिखना तो वो है, ये आया कहां से है, ये तो यहां से आया था ना 2/3 से। सो 2/3 इज अ लार्जर फ्रैक्शन, 2/3 इज अ लार्जर फ्रैक्शन। बात समझे आप। तो कभी कभार ये नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नहीं भी हो रहे होते, तो फिर उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। इधर किसी ने अभी कहा भी था, तो एलसीएम चूंकि मैंने आगे जाके टॉपिक पढ़ाना होता है, एलसीएम और एचसीएफ पूरा टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए वो बात उधर बताऊंगा। इधर सिर्फ मैं चूंकि अभी बेसिक्स बता रहा हूं ना, कि फ्रैक्शन का मतलब आपको पता हो यार किसको कहते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पूरा टॉपिक पढ़ाना है, तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके तो फिर देखेंगे। अभी हम टॉपिक पर तो गए ही नहीं है ना, बेसिक्स जान लें, छोटी छोटी गलतियां ना हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट वन सब हेडिंग लिखो, लास्ट सब हेडिंग, दैट इज एलसीएम टेक्निक। एलसीएम टॉपिक नहीं, टॉपिक तो अलग पढ़ाऊंगा ना। एलसीएम टेक्निक फॉर कैलकुलेशन, जस्ट हमें कैलकुलेशंस में कहीं एलसीएम जरूरत पड़ जाता है, तो वो भी लोगों को नहीं लेना आ रहा होता, तो इसलिए बता रहा हूं। एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। ये क्या है, ये तो सिर्फ मैं एलसीएम कैलकुलेशन में जरूरत पड़ जाता है हमें, उसके लिए बता रहा हूं। मेरी बात समझें आप। पहली बात तो ये है कि एलसीएम का हमें कैसे पता चलता है यार, एलसीएम लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इधर एलसीएम ही लेना है, ये कैलकुलेशन में हमें कैसे पता चलता है। ये हमें कुछ यूं पता चलता है। देखो मैं आपको बोलूं 10 + 8 + 3, ये तो आप सारे कर लोगे, 10 और 8 18 और 3 21, ये आप सबको आता है। किसी ने साइंस पढ़ी है या आर्ट्स पढ़ी है, सबको आता है इतना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं
10 प्लस 8 प्लस 3, ये तो आप सारे कर लेते हो। मैं आपको बोलूं 17 माइनस 2, ये भी आप सारे कर लेते हो, जो आवा तो 15। मतलब सिंपल एडिशन, पूरे पूरे नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो आप सब कर लेते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कभी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, जब कभी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। और भाई ऐसे नंबर सीधे सीधे आ रहे हो, वो तो हम फौरन ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन कभी फ्रैक्शंस, अब आप समझते हो फ्रैक्शंस क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैंने नहीं लिखा मल्टीप्लाई डिवीजन, मैं सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की बात कर। ऐड या सब्ट्रैक्ट होके फ्रैक्शंस जब आ रही हो, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम टेक्निक यूज करनी पड़ती है। मिसाल से समझाता हूं, देखना इधर, मैं आपको बोलूं 3/4 प्लस 1/4, यूं लिख दो। 3/4 प्लस 1/4 यूं लिख दो। या मैं जरा थोड़ा डिफरेंट और कर लेता हूं, आप इसको यूं कर लो, 1/2 कर लो, ये जरा ज्यादा ही आसान हो जाता है ना। आप जरा और कर लो, चेंज कर लो। मैं ये मिसाल दे 3/4 प्लस 1/2। अब देखो फ्रैक्शन है कि नहीं, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी। अब आप समझते हो ना फ्रैक्शन क्या चीज होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखे हो, तो ये फ्रैक्शन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम टेक्निक। एलसीएम टेक्निक आपने छोटी क्लासों में पढ़ी थी, वही वाली इधर यूज कर रहे हैं। क्या जी, वो कुछ इस तरह होती थी ना, ये नीचे वालों का हम एलसीएम लेते थे, 4 और 2 इसका एलसीएम लेने लगे। देखना यूं करते थे, 2 के टेबल से डिवाइड, 2 1, फिर 2 से डिवाइड, तो ये सारे मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम होता है ना। तो एलसीएम इज 2 × 2 इज 4, एलसीएम आ जाता था 4। भाई एलसीएम लेने का यही तरीका होता था ना, तो ले लिया जी एलसीएम 4, ये आ गया एलसीएम, हमने ले लिया जी 4। ठीक है, अब जो एलसीएम आता था उसको आप डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते थे ना, एलसीएम जो आता था उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते थे ना, तो जो जवाब आता था ऊपर मल्टीप्लाई, 4 को 4 पे डिवाइड करो ना, 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, प्लस या माइनस जो भी होगा बीच में उसी तरह लिख दिया जाता है। 4 को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो ना, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते, 4 को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो 3 + 2 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 4। ये मेरी मुराद है कि जब भी एलसीएम टेक्निक की हमें जरूरत पड़ जाती है कभी सवालों के अंदर कैलकुलेशन में, अगर ऐसे पूरे पूरे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए वो तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए तो फिर हमें एलसीएम की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ये एलसीएम टेक्निक होती थी ना जो छोटी क्लासों में आप करते थे, यानी जो नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उनका एलसीएम लेना होता है, ऐसे इस तरीके से सारों को मल्टीप्लाई करें, ये एलसीएम होता है। एलसीएम नीचे लिख देते हैं, जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, जो जवाब आया ऊपर मल्टीप्लाई, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 3, बीच में प्लस हो या माइनस जो भी है उसी तरह लिखा जाता है, प्लस था इधर तो प्लस दिख दिया, 4 को 2 पे डिवाइड, 2 आंसर, ऊपर मल्टीप्लाई 2, तो 3 + 2 इज 5, 5 डिवाइडेड 4। मैं एक मिसाल और देता हूं, अब मैं आपको ये कहता हूं कि 2/10 माइनस 1/10, देखो इधर, फिर आपके पास ये फ्रैक्शन आ गई है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर फ्रैक्शन आई, तो इसको कैसे हल करो, आप एलसीएम लेंगे, जब नीचे सेम हो ना तो डायरेक्ट ही लिख दिया करो वही एलसीएम है, वो सीडी वाला तरीका अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही लिख दिया करो। ठीक है, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो ना, 10 को 10 पे डिवाइड 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 2, माइनस 10 को 10 पे डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई 1, 2 - 1 1, 1/10। हाँ जी, मेरा पॉइंट समझे आप कि एलसीएम टेक्निक कैलकुलेशन में कब जरूरत पड़ती है, जब भी फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आए, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने का ये तरीका होता है। ठीक हो गया, कर लोगे। अब ये गलती ना हो आपसे, कैलकुलेशन में कहीं भी जरूरत पड़ जाए आपको फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी, अगर आ जाए कहीं तो आपको आती हो जी कि कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं।
टेक्स्ट लिखें कुछ एक सा एडिंग और भी बना लो, वो बेसिक बेसिक फार्मूले वो भी आती हूँ आपको, स्टैंडर्ड फार्मूला है। हाँ यूं लिख लो, 6 सब एडिंग बना लो, स्टैंडर्ड फार्मूला है। इससे मेरी मुराद है ये जो आपने पढ़े थे ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, आप कहते जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, छोटी क्लास में पढ़ते थे, वही बता रहा। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस, बस नहीं जरूरत क्यूब वाले, ना ही हायर पावर की बता।